नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अध्ययन करने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 3 बस की यात्रा के। तो हम पाठ शुरू करें उससे पहले कुछ नज़र डालते हैं हमारे उद्देश्यों के ऊपर। इस पाठ से हमको क्या क्या उद्देश्य प्राप्त होने वाले हैं। सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत सबसे पहले हम हिंदी भाषा के प्रति आपकी रुचि उत्पन्न होगी, विद्यार्थियों के पठन कौशल का विकास होगा और नए नए शब्द इस पाठ में आपको देखने को मिलेंगे। इससे आपके शब्दकोश में वृद्धि होगी। विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत यात्रा वृत्तांत से आपको अवगत होंगे तथा लेखन हेतु आप प्रेरित भी होंगे। यात्रा वृत्तांत से मतलब है जब हम किसी यात्रा पे जाएं और यात्रा में प्राप्त होने वाले अनुभवों को यदि हम लिखते हैं तो वह यात्रा वृत्तांत कहलाता है। पाठ में जो नए नए शब्द आएंगे उनका आप अलग वाक्यों में प्रयोग करने की क्षमता आपके पास विकसित होगी। इसके बाद पाठ में कुछ ऐसे शब्द भी दिए गए हैं जिनके 2 अर्थ निकल कर के आते हैं और कुछ मुहावरे भी हैं, इनका ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा। बात करें अपेक्षित अधिगम बिंदुओं की तो शुद्ध लेखन व पठन की क्षमता का इससे आपको विकास होगा। साथ ही सीखे गए ज्ञान का उचित परिस्थितियों में प्रयोग करने की क्षमता आपके भीतर उत्पन्न होगी। अब पाठ शुरू करें उससे पहले कुछ यहाँ दृश्य दिए गए हैं, इनको आप देखें। प्रथम स्थिति के अंदर एक बस दी गई है जो कि जर्जर अवस्था में है। दूसरी स्थिति के अंदर एक बस दी गई है जो इतनी जर्जर अवस्था में नहीं है लेकिन फिर भी लोग धक्का दे करके इसे आगे बढ़ा रहे हैं। और तीसरे दृश्य के अंदर एक अच्छी स्थिति के अंदर बस बताई गई है। यदि आप लोगों से कहा जाए कि आपको कहीं यात्रा करनी है तो आप कौन सी बस से यात्रा करना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकिन यदि कोई मजबूरी हो और हमारे पास में उस तरह का साधन नहीं है तो हम फिर किसी भी बस से यात्रा करने को मजबूर होंगे। वही बात हुई लेखक के साथ। गांव जाना था, समय नहीं था, इसीलिए जिस बस से यात्रा करनी थी उस बस की स्थिति बड़ी ख़राब थी, इसीलिए लेखक उस बस से यात्रा करने को मजबूर था। तो आइए अब पाठ पे चलते हैं। बस की यात्रा पाठ 3। हम 5 मित्रों ने तय किया शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। लेखक को जबलपुर की ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए उनकी मजबूरी थी कि वो इसी बस से यात्रा करें। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था, अर्थात इस बस से जाना उनकी मजबूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने उनको समझाया कि शाम वाली बस से लोग सफ़र नहीं करते हैं जो व्यक्ति समझदार होते हैं। अब इसके पीछे तुक क्या था ये हम आगे समझते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लेखक के मन में प्रश्न आया कि शाम को इस बस से सफ़र नहीं करना है, क्या रास्ते में अंधेरा होने पर डाकू मिलेंगे? नहीं, बस डाकिन है। डाकिन का मतलब चुड़ैल। ये सुनकर लेखक को बड़ा आश्चर्य भी हुआ। बस को देखा तो श्रद्धा भाव उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का मतलब बस काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, टूटी फूटी अवस्था में थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। एक व्यंग दिया गया है। लोगों का मानना था कि इस टूटी बस से अगर हम सफ़र करेंगे जो बुज़ुर्ग हो चुकी है तो बस को बड़ी दिक्कत होगी, इसीलिए वो इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे। यह बस पूजा के योग्य थी, उसी पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? जिस बस की हम पूजा करते हैं उस बस पर सवार होकर के यात्रा नहीं करनी है। कुल मिलाकर के लोगों का मानना था कि इस बस की स्थिति बड़ी ख़राब है, इससे हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए, रास्ते में कहीं पर भी ये ख़राब हो सकती है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? कंपनी के जो मालिक थे उनमें से एक हिस्सेदार थे, वो भी बस में सफ़र कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, क्या ये बस चलती है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हमको देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि आखिर ऐसी बस, टूटी फूटी बस चलती कैसे है? अपने आप चलती है ये? मैंने पूछा कि ये बस अपने आप ही चलेगी या धक्का मार के हमें चलाना होगा? हाँ जी, और कैसे चलेगी? हिस्सेदार साहब ने कहा, हाँ जी, बस ऐसे ही चलेगी, इसको धक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप चलेगी। गजब हो गया,
एसी बस अपने आप चलती है। लेखक ने कहा अरे बड़ा आश्चर्य की बात है, एसी बस भी आजकल अपने आप ही चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। उसी बस में हमारे एक मित्र जो डॉक्टर थे वो सफ़र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डरो मत, हमें इस बस से सफ़र करना है, डरने की आवश्यकता नहीं है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। नई बसों पे हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन इस बस पे हम विश्वास कर सकते हैं। विश्वसनीय से मतलब है जिस पर विश्वास किया जा सके। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। अर्थात हमें छोड़ने वाले लोग ऐसे देख रहे थे कि मानो ये हमारा अंतिम सफ़र हो, इसके बाद हम जीवित ही नहीं बचेंगे। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा। अर्थात जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा भी अवश्य, और हो सकता है आज हमारा यह दिन हो। राजा रंग फ़कीर, अर्थात राजा भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। रंग का मतलब भिखारी और फ़कीर यानी साधु, जो आते हैं सभी चले जाते हैं। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, अर्थात इस दुनिया से जाने के लिए इंसान को एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वही माध्यम आज आपको बस के रूप में मिला। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। इसका मतलब ये है कि इंजन स्टार्ट होने पर पूरी बस इसी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी कि लगा कि पूरी बस के अंदर ही इंजन लगा हुआ है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कोच बहुत कम बचे थे। कांच, अर्थात बस में जो खिड़कियों के कांच थे वो बहुत कम थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। देखिए सुंदर वाक्य है। बस में कांच कम थे, लेकिन जो कुछ कांच बचे हुए थे उनसे हमको बचना था कि कहीं हिलती डुलती बस के कांच हमारे ऊपर ही न गिर जाएं। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। कांच के डर के कारण हम खिड़की से दूर सरक कर बैठ गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी इंजन चलने से हमारी सीट इतनी ज़ोर से हिल रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो हमारी सीट के नीचे ही किसी ने इंजन लगा दिया हो। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। बस की स्थिति देख के लग रहा था कि बस गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की, अर्थात 1918 और 1930 के आसपास की बस लग रही थी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ में बिल्कुल सामंजस्य नहीं था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का तात्पर्य यह है कि बस का एक हिस्सा दूसरे हिस्से का किसी प्रकार से साथ नहीं दे रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई। हमारी सीट कभी आगे हो रही थी तो कभी पीछे हो रही थी। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। सीट उछल उछल कर ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर बैठने की चेष्टा कर रही है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। देखिए इस तरह की बस की स्थिति थी। पेट्रोल टैंक में छेद था तो ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल डाला और नली डाल करके बाल्टी के माध्यम से इंजन में पेट्रोल डीजल डालने लगा, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। इसका मतलब यह लेखक को लग रहा था कि बस कभी भी किसी भी पेड़ से जाकर के टकरा सकती है। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता लगाना मतलब नहाने के लिए, हो सकता है वो झील में ही गिर जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, अर्थात उसने आदेश मानने से अब मना कर दिया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, बस यह तो इत्तेफाक की बात है, अर्थात
यह तो संयोग की बात है कि आज बस खराब हुई है, वरना रोज़ाना चलती ही है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि का मतलब हमें अपने आप पे शर्म आ रहा था कि हमने इस बस को तकलीफ़ दी, कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इसका बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अर्थात इसी निर्जन स्थान पर इसको अंतिम संस्कार भी इसका करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। अब और धीरे गति से वह चलने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, अर्थात उसकी लाइटें भी धीरे धीरे बंद होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। अब वो चल नहीं रही थी, एक तरह से रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, यानी अब मेरी तेज़ चलने की उम्र नहीं है, आप लोग आगे निकल जाओ, आप लोग जवान हो। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, लेकिन वह दुर्घटना होने से बच गई। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। अब मुझे उस पर भी दया आने लगी, हिस्सेदार पर। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर रहकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। अर्थात हिस्सेदार साहब को मालूम था कि ये बस की हालत क्या है, लेकिन इतना कुछ जानने पर भी वह उसी से सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अर्थात हिस्सेदार साहब को मरने से डर नहीं लगता, इन्हें किसी क्रांति का नेता अवश्य बनना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहे पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर बस चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब हमको विश्वास हो गया था कि कभी भी हम सुरक्षित पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उसी लोक को प्रयाण कर जाना है, अर्थात इस बस से सीधे हमको स्वर्ग में जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। हरिशंकर परसाई, अर्थात इस बस के माध्यम से, बस की यात्रा के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने अपना व्यंग्यात्मक यात्रा वृत्तांत हमने सामने प्रस्तुत किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शामपट कार्य के अंतर्गत है भाषा की बात। भाषा की बात का पहला प्रश्न है, बस, वश और बस इन तीन शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त, काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान वश बस शब्द से दो दो वाक्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाने हैं। दूसरा प्रश्न है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के वाक्यों को चुनिए। देखिए, मैंने आपको चुन करके बताया, कुछ लिखे हैं मैंने, जैसे बस, वश और बस, इससे मैंने वाक्य निर्माण किया है। पहला है, वह आज बस से गांव चला गया। इस वाक्य में बस गाड़ी और वाहन के अर्थ में प्रयोग हुआ है। दूसरा है, यह काम मेरे वश में नहीं है। यहाँ पर वश नियंत्रण और अधीन के अर्थ में प्रयोग हुआ है। तीसरा, बस अब मत बोलना। यहाँ पर बस पर्याप्त के अर्थ में प्रयोग हुआ है। इस तरह से आप अपनी इच्छा से और भी वाक्यों का निर्माण अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न था, की लगा करके वाक्य बनाने हैं, पाठ से चुनने हैं। तो इस प्रकार से मैंने 2 वाक्य चुने। आप कोई दूसरे वाक्य भी पाठ से चुन सकते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चल रहे हैं। तो हमारे भाषा की बात के ये 2 प्रश्न थे। अब फिर देखते हैं तीसरा प्रश्न कौन सा है।
तीसरा है, हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टटोल कर वो रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती है। जैसे कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि, उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इस तरह से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे घूमना, हम रोज़ाना बाग में घूमने जाते हैं, ये क्रियाशील क्रिया को बताने वाली, गति को बताने वाली क्रिया है। भागना, वह भागकर कहीं छिप गया। दौड़ना, वह बहुत तेज़ दौड़ता है। इस प्रकार से अन्य गतिशील क्रियाओं का प्रयोग करके भी आप वाक्य बना सकते हैं। अब हमारा अगला चौथा प्रश्न है, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द से दो तरह के प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में, दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए। शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। वह शब्द जल और हार। तो देखिए मैंने वाक्य बनाए। पहला है जल का, वह आग से जल गया था, इसी कारण उस पर जल डाला गया। पहले जल का अर्थ जलने अर्थ में है, तो दूसरे जल का अर्थ पानी के अर्थ में है। दूसरा शब्द हार, इसमें पहला हार जो है पराजित होने अर्थ में है, तो दूसरा हार माला के अर्थ में है। अब पांचवा प्रश्न है हमारा, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी महान आदमी की विशेषता बताई गई है, तो ये इसमें महान गुणवाचक विशेषण हुआ। तो इनसे हमको वाक्य का निर्माण करना है। तो मैंने कुछ वाक्य बनाए, आप भी अपनी इच्छा से वाक्य बना सकते हैं, कुछ उदाहरण दे सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो उदाहरण हैं, 5 लड़के और 7 पेड़। गलती से 7 है, जबकि ये 7 होगा, 7। सुंदर फूल और शीतल जल, ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब गृह कार्य के अंतर्गत आपको पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं, और इसकी सहायता के लिए जो नीचे लिंक दिया गया है उसमें सर्च करके भी आप अपने प्रश्नों के उत्तर की लिखने में सहायता ले सकते हैं, जो है www.freencert.com/ncrt-solutions-for class 8th हिंदी-चैप्टर 3 बस की यात्रा। और प्रश्न उत्तर से संबंधित एक अलग वीडियो फिर अपलोड किया जाएगा जो आपकी इसमें सहायता करेगा। परियोजना कार्य में आपको अपनी किसी जीवन की यात्रा का 100 शब्दों में वर्णन करना है, तो आप अपना ये कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। भाषा अध्ययन का जो कार्य है वह आप कक्षा कार्य में करें, जबकि प्रश्न उत्तर आप अपने गृह कार्य में करें, और पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।